जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। क्यों अलग होने वाला है? क्योंकि आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के बारे में। ये मेरा हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है। जियोपॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? इसमें हम राष्ट्रीय नीति के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ कवर करेंगे हम इस आज के पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली समझाएंगे, बताएंगे। पर उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। और उससे पहले स्वागत कीजिए हमारे आज के गेस्ट, जो कि हैं एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक अफेयर एनालिस्ट। ये 7 जनरेशन हैं इंडियन आर्मी सोल्जर के। 60+ न्यूज़ चैनल्स में ये अपीयर हो चुके हैं एज अ गेस्ट इंटरनेशनली और नेशनली। रिसेंटली इनकी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका टाइटल है चाइना वॉर क्लाउड्स। तो स्वागत कीजिए हमारे आज के गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी का। जय श्री कृष्ण सर। जय हिंद आरजू जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूँ। जय हिंद सर। सर हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पे आए हुए सर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे हो सर? बिल्कुल मैम, बढ़िया, थैंक यू सो मच, भगवान की कृपा है। हमारी भारत माँ कैसी है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और आस्ता आस्ता हम चौथी तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारी सैनिक शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। आज हमारा मान सम्मान हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उनको उस देश के सबसे ऊंचे सम्मान के साथ सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हर भारतीय नागरिक और NRI के लिए गर्व की बात है कि आज भारत कहां पहुंच चुका है और भारत कहां था 1947 में जब आजाद हुए। हमारे में इतनी गरीबी थी, शायद ही कोई दुनिया का बड़ा मुल्क हमारी तरफ देखता था कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन आज आजादी के इतने दशकों बाद आज हमारा देश इस ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है जहां हमें तो गर्व है ही है, कई अंतर्राष्ट्रीय देशों को गर्व भी है और उनको जलन भी है कि भारत जैसे देश ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो जब आरजू जी, जब दुनिया में कोई इंसान तरक्की कर रहा हो या देश तरक्की कर रहा हो, तो उसका एक जो मापदंड होता है तरक्की के बारे में जानने का, वो होता है कि लोग आपसे कितना जलते हैं, देश आपसे कितना जलते हैं। और ये चीजें बिल्कुल जैसे सामने आ रहे हैं ओपन मीडिया में कि कई देश हैं जो कि नाखुश हैं कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जब इंसान या देश अपने मुकाम पे चलते हैं तो उन्हें उन लोगों की बात का ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए जो कि उन्हें खींचने की नीचे कोशिश करते हैं या देश को बदनाम करते हैं। हमारे देश में बहुत स्ट्रेंथ है, हमारे देश में बहुत ताकत है। और जैसे किसी खानदान में अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन आज हमारी जो राजनीतिक लीडरशिप है वो सक्षम है, सार्थक है हमारे देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में जो सिचुएशन नजर आ रही है, स्पेशली ये जो सिचुएशन है ये अगस्त में स्टार्ट हुई थी। अगस्त 2024 में स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट हुई थी एज अ प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुई थी। फिर इसके बाद ये कैसे एक भयानक रूप ले लेती है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है अपना ही देश छोड़ के, और फिर कैसे ये चेंज होती है अटैक पर, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटी पर कैसे बदल जाती है। हिंदू लोगों को टारगेट बनाया जाता है, टेम्पल्स को टारगेट बनाया जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम दिसंबर में शूट कर रहे हैं। इन 5 महीनों में क्या चेंज, क्या क्या घटनाएं बांग्लादेश में घटित हुई हैं, क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, स्पेशली इस्कॉन वहाँ के मोंक्स को क्यों एक वर्ल्ड वाइड एक टेररिस्ट के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई कंट्रीज हैं जो अपने फायदे के लिए सब करवा रही हैं, या फिर सब कुछ किसी एक दिमाग का काम है? आरजू जी देखिए, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये 5 अगस्त 2024 को नहीं शुरू हुआ। अच्छे से ये शुरू बहुत पहले हुआ था, लेकिन किसी कारणवश से हमने उस पे
ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमें पता था लेकिन हम चुप रहे। और यहाँ पे मैं कुछ आंकड़े आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा तो मेरा ये जो तथ्य है ये पूरा नहीं होगा। तो मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, थोड़े आंकड़े मैं बताना चाहूंगा। आरजू जी, 1947 में पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, और तब वो दो हिस्सों का मिलके एक देश था। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान है, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जो आज के समय में बांग्लादेश है। तब ये वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दोनों मिलके पाकिस्तान कहलाते थे। और उस वक्त उनके देश बनने के 4 साल के बाद पाकिस्तान में पहला सेंसस हुआ था, जिसमें पूरे आंकड़े आए थे कि किस मजहब के कितने लोग हैं। 1951 में जो पहला सेंसस हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू थे 1.58%। अच्छा। और बांग्लादेश में जो हिंदू थे 1951 में, जब ईस्ट पाकिस्तान था वो, तो हिंदू थे 23.20%। 23.20%। लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ, आस्ता आस्ता पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बढ़ती गई। जहां 1951 में 1.58% हिंदू थे पाकिस्तान में, 2017 में ये बढ़ के 2.14% हो गए। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। अच्छा। जहां पे हिंदू 1951 में 23.20% थे, वो 2011 में घट के 9.60% हो गए। इतना चेंज। अब आप देखिए कि ये दशकों से हिंदुओं की संख्या किस स्पीड के साथ घटी जा रही थी बांग्लादेश में, और हिंदुओं की संख्या बढ़ रही थी पाकिस्तान में। लेकिन हमारी मीडिया ने बिल्कुल तथ्य सामने नहीं आने दिया, और मेरे को कोई हिचक नहीं कहने में, क्योंकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज के सत्य सामने लाने के लिए। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के बारे में कोई भी बातचीत बोलना, एक तो टीआरपी रेटिंग जाती है, दूसरा क्या होता है कि चुनावी फायदा होता है कई पॉलिटिकल पार्टीज को। तो पाकिस्तान बैशिंग हमारा फेवरेट, एक मैं कहूंगा एक टॉपिक रहा, एक स्पोर्ट रहा है कि पाकिस्तान बैशिंग। ठीक है, वहां पे जो गलतियां बिल्कुल बोलनी चाहिए, लेकिन हम बांग्लादेश के बारे में 5 अगस्त तक बिल्कुल चुप रहे। जो मैंने आंकड़े आपको बताए, जिस तरह से हिंदुओं की संख्या घट रही थी इतने स्पीड से, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां पे शेख हसीना सत्ता में थी 15 साल लगातार, और उससे पहले भी एक 5 साल के टर्म में, और शेख हसीना के भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे। अब हुआ क्या कि 5 अगस्त 2024 को जब वहां पे जन सैलाब आया और शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर अपना देश छोड़ना पड़ा, उसके बाद फिर ये सारी चीजें सामने आने लगी कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुओं पे अत्याचार तो दशकों से हो रहा था बांग्लादेश में। तो एक सबक और सीख आरजू जी जो हमें एज अ देश लेनी चाहिए, कि जब भी किसी भी मजहब, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी मजहब हो, हमारे देश में सारे मजहब हैं, किसी भी मजहब के साथ किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, हमें तभी बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम चुप रहते हैं तो बांग्लादेश जैसी हालत होगी, जहां पे कई दशकों तक हम चुप रहे, और देखिए आज वहां पे 10% से कम हिंदू रह गए, 9.60%, कहां पे वो 23.20% थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये दशकों से चल रही थी, लेकिन हमने चुप्पी बांधी थी। अब बांग्लादेश में हो क्या रहा है या हुआ क्या कि 5 अगस्त को अचानक शेख हसीना को भागना पड़ा। देखिए, 15 साल जो शेख हसीना ने वहां लगातार सत्ता की, उनके ऊपर कई आरोप थे कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल उसके खिलाफ काम कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन हो, वहाँ के जुडिशरी हो, वहाँ के सरकारी सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटीज हो, उनमें उन्होंने वही लोग रखे जो कि उनके हाँ में हाँ बढ़ते थे। अच्छा। अब क्या हुआ कि कुछ समय तक तो ये चल जाता है, लेकिन जब लोगों के अंदर वो बेचैनी आने लगती है, लोगों को वो दिखने लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये जो जन सैलाब होता है ये आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है। और आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज सुबह खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। अच्छा। वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे, क्योंकि 11 साल से बशर अल असद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति थे, उन्होंने शेख हसीना की तरह बिल्कुल एक ऑटोक्रेटिक
वहां पे उन्होंने राज किया, वहां लोगों को कोई आजादी नहीं दी। अच्छा। और वो जो रेबल्स थे उनको ऑब्वियसली अमेरिका का सपोर्ट था और वहां पे वो आज उन्हें सत्ता छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश में भी ऐसी कुछ हुआ, बस फर्क ये था बांग्लादेश में कि वहां पे जो लोगों ने जन सैलाब किया वो अधिकतम छात्र थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। अच्छा। जैसे सीरिया में हथियार थे उनके पास। और उसके बाद इसका ये परिणाम हुआ कि शेख हसीना को जाना पड़ा। अब इससे एक और बात निकल के आती है कि जो लोकतांत्रिक देश है उनमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें आदर करना, उन्हें सम्मान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे बांग्लादेश में हुआ, सीरिया में हुआ, कुछ समय तक वो चीजों को दबा दिया गया, लेकिन फिर क्योंकि जन सैलाब जब होता है तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम थी वो थी शेख हसीना के 15 साल का शासन, जो कि उन्होंने किसी को टॉलरेट नहीं किया, जो उनके खिलाफ बोला। उन्होंने यहाँ तक लीडर ऑपोजिशन खलीदा जिया को जेल में फेंक दिया। वहां पे कोई भी अगर शेख हसीना की सरकार के अगेंस्ट बोलता था उसे सीधा अरेस्ट कर दिया जाता था या कई केसेस में मार भी दिया जाता था। तो ये जो जन सैलाब वहां बढ़ रहा था इसका शेख हसीना को अंदाजा नहीं हुआ। उनको लगा अपने बड़े आलीशान घर में रह के कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। ये जो जन सैलाब थे आस्ता आस्ता बढ़ता गया और उसके बाद हमने 5 अगस्त में। अब जहां तक आपका प्रश्न का एक भाग है कि इसके पीछे कौन कौन जिम्मेवार है। हाँ जी, बिल्कुल। अर्जुन जी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में कई बार बताया जाता है अगर घर के अंदर दिक्कत हो तो पड़ोसी जरूर उसका फायदा उठाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर घर के अंदर शांति हो, स्थिरता हो, पड़ोसी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। यही चीज बांग्लादेश में हुई, क्योंकि उनके अंदर इतनी दिक्कतें थी, बाकी देशों को वो एक मौका मिल गया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, और उन्होंने वहां पे फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया, पैसे दिए, जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट दिया, उसकी वजह से ये हुआ। सो इससे एक और सबक सीख मिलती है कि किसी भी देश में, किसी भी घर में हमेशा हर चीज सही नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए जहां पे लोगों की बात सुनी जाए और जहां पे हमें लगे हमारी गलती है, हमें उसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। आज मैं कुछ भी कहूं, मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूं, मेरे अंदर भी 1000 खामियां हैं, सबके अंदर 1000 खामियां हैं। क्योंकि जब हम अपनी खामियों के बारे में जानते हैं और उसको हम सुधारते हैं, तभी हम एक और अच्छे इंसान और एक बेहतरीन राष्ट्र बनते हैं। तो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम की अपनी अंदरूनी दिक्कतें थी, जहां पे पाकिस्तान, चीन ने, अमेरिका ने पूरा फायदा उठाया। तो ये बांग्लादेश में जो ये चीजें हुई, इसके मैंने कारण आपको बताया। जहां तक आपका प्रश्न का दूसरा भाग है कि हिंदुओं पे जो हो रहा है, देखिए ये बहुत ही, मैं कहूँगा ये गलत बात है कि एक धर्म के लोगों को वहां पे चुन चुन के उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के इतने बड़े जो हमारे मॉन्क्स हैं, हमारे जो संत हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें बेल नहीं मिल रही है, उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगा दिए गए हैं जो शायद एक मैं कहूँगा एक हार्डन क्रिमिनल पे नहीं लगाए जाते हैं जो उन पर लगाए गए हैं। तो पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है कि क्योंकि आज आप मेजॉरिटी में हैं, आज वहाँ पे मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है, तो आप हिंदुओं पे ये कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। जहां तक भारत की बात है, भारत सरकार ने कई बार इस पे बयान दिए हैं और कल हमारे जो विदेश सेक्रेटरी सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, वो बांग्लादेश जा रहे हैं। अच्छा। बांग्लादेश के दौरे पे, और मेरे को उम्मीद है कि उस दौरे में वो इस मुद्दा जरूर उठाएंगे। और जहां तक भारत सरकार की तरफ की बात है, उन्होंने हर पॉसिबल फोरम में इस मुद्दे को उठाया है। अच्छा। तो ये जो एक रिलीजन को वहां चुना जा रहा है, उसके रिलीजियस एंगल्स तो हैं, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अच्छा। पॉलिटिकल एंगल ये है आरजू जी की, तो जो हिंदूज हैं बांग्लादेश के, वो ट्रेडिशनली शेख हसीना के पार्टी के सपोर्टर रहे। अच्छा। अब क्योंकि शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, उनकी पार्टी के ऊपर, उनके पार्टी के कार्यालय पे कितने हमले हुए, तो अब वहां के जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि ये जो लोग थे जो शेख हसीना के सपोर्टर थे, तो उनके ऊपर शेख हसीना का जो बदला है वो उनके ऊपर लिया जा रहा है। तो इसका रिलीजियस एंगल भी है, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है।
सर इसमें मीडिया कितना काम कर रहा है, क्योंकि मीडिया भी काफी टाइम से देखने में सुनने में मिल रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे वो वहाँ का नेशनल मीडिया हो, कहीं ना कहीं कुछ भी वहां पर होता है इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है आफ्टर ये इंसिडेंट के, तब जब से इंसिडेंट हुआ है। जैसे वहां पर कोई बाढ़ आती है तो इंडिया पर कि इंडिया ने डैम खोल दिए हैं, वहां से पानी आ रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है तो इंडिया फेयर कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ये कितना मीडिया भी एक जिम्मेदार आपको नजर आता है जो जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे? अर्जुन जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया किसी भी देश का हम्म, एक अहम रोल प्ले करता है हम्म, उस देश की अंदरूनी ताकत में, उस देश की तरक्की में। हम्म, अब आज के ज़माने में क्या है कि नैरेटिव वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा एक युद्ध की तरह हो चुका है। और क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, बिल्कुल सारों के घर में टीवी है, सब 24 मिले घंटे हैं। केबल आते हैं, तो हर इंसान किसी भी देश में उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। वो किसी सेकंड भी कहीं पे भी हो वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल सही। और इसका फायदा कई मीडिया चैनल्स उठाते हैं पूरी दुनिया में, बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूडेड है, जहां पे वो एक नैरेटिव को बार बार प्ले करते हैं। क्योंकि जब मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था और उसमें जर्मनी के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जोसेफ गेबल का एक कहना होता था कि आप दिन में 100 बार झूठ बोलिए, लोग आस्ता आस्ता उसको सच मानने लग जाएंगे। जब आप एक चीज को बार बार प्ले करते हैं, रीप्ले करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो कुछ समय तक कोई आदमी उसको नहीं मानेगा। लेकिन जब वो बार बार वही चीज चैनल्स पे देख रहा है तो उसे आस्ता आस्ता ये यकीन होने लग जाता है, हाँ ये सच है और ये हमारे साथ ही गलत हो रहा है। तो ये चीज बांग्लादेश के चैनल्स ने बहुत खूबी तरीके से सीख लिया है कि हर चीज में भारत को ब्लेम करो। चाहे ये बाढ़ आई, वहां पे भारत ने बिल्कुल सारे तथ्य सामने रखे कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये प्रकृति का खेल है, इसमें किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव जो बन जाता है उसको निकालने के लिए बहुत समय लगता है, और ये नैरेटिव हम हर देश में देख रहे हैं। हर देश में मीडिया सक्रिय है, वो चाहता है कोई ना कोई चीज अपने लिए, और उसके लिए वो अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके फायदे के लिए करता है। देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी देश हो, ऐसी चीजों से कुछ समय तक फायदा मिल जाता है, बांग्लादेश को भी मिल रहा है। लेकिन क्या लंबे समय तक उस देश को ये फायदा मिलता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप अपने लोगों को इकट्ठे नहीं रखोगे, आप इलेक्शन जीत जाओगे, आप सत्ता में रहोगे, लेकिन कुछ समय बाद वो जो मकान है, वो जो देश अंदर से खोखला होता है। तो यहाँ पे मैं एक बयान करना चाहूंगा। 1947 में ओंग सैन थे, जो कि बर्मा, आजकल जैसे म्यांमार कहते हैं, तो वो वहां के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। उनकी बेटी ओंग सैन कुई, जो आजकल म्यांमार में है, वहां पे बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, जेल में है। तो ओंग सैन जो थे, उन्होंने 1947 में कहा था कि अगर बर्मा की अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया गया तो बर्मा ऐसा डूबेगा कभी उभर नहीं पाएगा। और वो देखने को मिल रहा है। अगले साल 1948 को बर्मा को आजादी मिली, और आजादी के कुछ दिन पहले ही ओंग सैन की हत्या कर दी गई। 1962 में पहली बार बर्मा के जो मिलिट्री जुंता है, उन्होंने सत्ता हासिल की जोर जबरदस्ती से, और उन्होंने वही किया जिसकी चेतावनी ओंग सैन ने दी थी कि खिलवाड़ मत करना अनेकता में एकता के साथ। उन्होंने वही किया, खिलवाड़ किया। आज आप देखिए बर्मा में एक गृह युद्ध चल रहा है। पिछले साल 5 नवंबर को बर्मा के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि जिस तरह से म्यांमार में, जिसका अब नाम बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है 1989 से, कि जिस तरह से म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब म्यांमार छोटे देशों में टूट जाएगा। तो अब देखिए, सत्ता में रहने के लिए मिलिट्री जुंता ने जो 1962 में खेल किया, आज उसी देश का खेल हो रहा है। तो बात घुमा फिरा के यही आती जो मैंने आपके शो के शुरू में कही, कि हर देश में, हर घर में कई अनबन होती हैं, कई चीजें पे सारे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को बांट के सत्ता में रहना सबसे आसान है, लेकिन उसके जो खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है वो म्यांमार है। उसका उदाहरण, उसका एक दूसरा उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में आज 9.6
प्रतिशत हिंदू हैं, क्या बांग्लादेश चाहे भी तो इन 10% हिंदुओं को देश से निकाल सकता है? कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि कोई भी इंसान अपने देश को नहीं छोड़ सकता। वो उसके लिए उसकी माटी है, उसका वो घर है। बहुत आसान है कहना कि हम 10% हिंदुओं को भारत में ले लेंगे, लेकिन क्या वो छोड़ के आना चाहेंगे जहां वो पुश्तों से रहे हैं? बहुत मुश्किल है। आज तक जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए 1947 के पार्टीशन में, आज तक उन्हें अपना वो गांव, अपना शहर याद आता है। बेशक पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन जो लोग वहां से आए उनसे अगर कभी आप बातचीत करी तो उन्हें वो दिन अच्छी तरह याद है, वो कभी भूल नहीं सकते अपने मरते दम तक। तो मेरे कहने का मतलब है कि बांग्लादेश आज एक पूरी दुनिया के लिए ऐसा मिसाल बन चुका है जहां पे उस देश से इतनी सबक और सीख ली जा सकती है पूरी दुनिया को कि क्या नहीं करना चाहिए एक देश को चलाने के लिए। आज मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो अपने देश को वापस ताकतवर करें, अपने लोगों को इकट्ठा करें। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जो असली टेस्ट मेरे मायने में वो है कि अपने देश को कितना ताकतवर करते हैं, हर माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में है उसको कितना सुरक्षित महसूस कर पा सकते हैं। ये उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा, और शायद अगर ये इसमें सफल होते हैं तो मेरी राय में उनके लिए जो ये पुरस्कार होगा वो नोबेल प्राइज से बड़ा पुरस्कार। पर जितना सर नजर आ रहा है, देखने में जितना दिख रहा है, जब से वो आए हैं तब से ही ज्यादा वायलेंस नजर आ रहा है बांग्लादेश में। आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब तक शेख हसीना सत्ता में थी, उनका झुकाव पूरी तरह से भारत की तरफ था। उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होने दिए, खुलेआम से नहीं होने दिया। हालांकि उनके भी शासनकाल में, अगर मैं सारे आंकड़े आपको बताऊं, उनके भी शासनकाल में हिंदुओं की परसेंटेज कम हुई है, लेकिन वो मीडिया में नहीं उन्होंने आने दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब से मोहम्मद यूनुस इंटरिम एडवाइजर बने, तो वो जो हिंदुओं पे दशकों से अत्याचार चल रहा था, जिसका मैंने आंकड़े आपको पहले बताए, वो अब ओपन में आ गया। तो चीजें तो बांग्लादेश में पहले से ही हो रही थी, अब ओपन में आया, क्योंकि अब वहां लोगों को डर नहीं है। उन्हें सरकार का डर नहीं कि सरकार हम पे कोई एक्शन लेगी। पहले उन्हें सरकार का डर था, तो जो चीजें होती थी वो चोरी चोरी छुप छुप के होती, अब ओपनली हो रही। हम भारत की बात करें तो बांग्लादेश की जो ये सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश के अंदर, इसका कितना इम्पैक्ट भारत में नजर आता है आपको? आरजू जी, देखिए, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन शामिल है। हम पाकिस्तान, चीन को निकाल देते हैं, तो हमारे दुश्मन देश है। हम कुछ भी कर लें, हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और मैं इसलिए कन्विक्शन के साथ उन दोनों देशों को दुश्मन देश कहता हूं, क्योंकि मैं एक फौजी हूं। मैंने अपने फौज के कई सैनिक मरते हुए देखे हैं पाकिस्तान, चीन के हाथों। हमारे कई आम नागरिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान, चीन की कार्रवाइयों की वजह से। तो मेरे लिए तो पाकिस्तान, चीन दुश्मन देश है। अब 8 में से 2 तो ये दुश्मन देश निकल गए, बाकी बचे 6 में से एक भूटान है आज की तारीख में, जो कि भारत के साथ पूरी तरह से एक अटूट मित्र की तरह खड़ा है। बाकी 5 जितने देश हैं वो सारे हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश शामिल, इंक्लूडिंग नेपाल। अभी कल ही नेपाल और चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव एग्रीमेंट साइन किया। मैं उसके आऊंगी, हाँ जी। तो अगर हम देखें, 8 में से जो 7 देश हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं। सिर्फ एक छोटा भूटान है, और जिस तरह से भूटान और चीन की बातचीत है बहुत एडवांस स्टेज में, किसी भी दिन चीन और भूटान के बीच में समझौता हो जाएगा। आज की तारीख में दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन उनकी बातचीत बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे, और कभी भी इनकी कोई ट्रीटी, कोई संधि साइन हो सकती है, और दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते इस्टेब्लिश हो सकते हैं। यानी कि आज हम देखें, हम एक छोटे देश भूटान को छोड़ के बाकी जो 7 देश हमें घेर रहे हैं वो या हमारे दुश्मन है या हमारे खिलाफ है। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारे लिए बहुत ही चिंता वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मर्चेंट नेवी की शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट में डॉक की। उसमें एक कंटेनर उतरा। उस कंटेनर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लॉस के नियमित तौर से होना चाहिए। उस कंटेनर के अंदर हथियार थे जो पाकिस्तान से आए थे। अच्छा। बांग्लादेश के अंदर अब एक
एक मुहिम शुरू हो चुकी है जहां पे कई बांग्लादेश के विद्वान, प्रोफेसर और दूसरे लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। अच्छा। आपने जिस मेरे किताब का जिक्र किया मेरे इंट्रोडक्शन में, मैंने उस किताब में बिल्कुल साफ आंकलन के साथ, सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लिखा है कि जिस तरह से भारत के हालात पाकिस्तान चीन के साथ हैं, ये टू फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 2035 में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे हमला करेगा। मेरी किताब जब पब्लिश हुई, कार्रवाई तो मेरी पूरी हो गई थी, उसको पब्लिशिंग का टाइम लगता है। मेरी बुक रिलीज हुई 17 अगस्त को और 5 अगस्त को ये बांग्लादेश का ये हो गया, तो तब तक मेरी किताब प्रिंट हो चुकी थी, बस फाइनल रिलीज का वेट करी थी, तो उसमें मैं चेंजेस कर नहीं पाया। लेकिन अब मैं कहूंगा कि वो टू फ्रंट वॉर तो जिसका मैंने जिक्र किया, वो तो अब और हमारे लिए दिक्कत हो रही, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से हमारे अगेंस्ट हो रहा है। तो अगर टू फ्रंट वॉर हमारे लिए दिक्कत है, और दिक्कत क्यों मैं कह रहा हूं ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। तो अगर टू फ्रंट वॉर हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा, आज बांग्लादेश भी हमारे लिए तीसरे फ्रंट के उस पर खड़ा हो चुका है। जो हमारा अंदरूनी आतंकवाद है वो तो है ही है, चाहे जम्मू कश्मीर लो, चाहे मणिपुर लो, वो तो है ही है। तो आज हमारे सामने एक 3.5 फ्रंट वॉर की एक समस्या खड़ी हो रही है। तो जहां तक जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे लिए वाकई बहुत बड़े चिंता का विषय है। और अगर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान या बांग्लादेश और चीन की अगर कोई मिलिट्री अलायंस हो गया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में चीन की नौसेना की 2 पनडुब्बियां बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में नौसैनिक अड्डे पे डॉक्ड हैं। अच्छा, तो ये किसके लिए डॉक्ड हैं? हम सारे विद्वान हैं, हम इसको समझ सकते हैं। तो सर, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक पॉसिबिलिटी है वॉर की बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। अर्जुन जी, देखिए, चीन और पाकिस्तान के साथ तो भारत की जो वॉर है वो तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। इसी साल 5 फरवरी को 2024 को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अमेरिका की एक सरकारी संस्थान है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह से भारत, पाकिस्तान, चीन के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। और जितनी टाइमलाइंस हैं जो मैंने अपनी किताब में काफी डिटेल में लिखी है, सारी टाइमलाइंस पॉइंट कर रही है 2035 के टू फ्रंट वॉर के ऊपर, जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, तब तक ये बांग्लादेश में ये कांड नहीं हुआ था, और अब बांग्लादेश का फैक्टर भी उसमें अगर हम जोड़ लें तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेटजीज की बात करें, हमारे भारत की स्ट्रेटजीज की बात करें, तो क्या आपको नजर आती है स्ट्रेटजीज, क्या प्लान्स नजर आते हैं या क्या काम नजर आते हैं जो भारत सरकार, अभी जो सरकार है वो कर रही है इस मामले में? अर्जुन जी, देखिए, जहां तक हमारी वर्तमान सरकार है वो सारे पॉसिबल कदम उठा रही है हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा करने के लिए। जहां तक हमारी सेनाएं हैं वो पूरी अवगत हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, और वो सारी चीजें हो रही हैं जो उनके कंट्रोल में है। जो भी पॉलिसी चेंज होनी है, डॉक्ट्रिन निकलनी है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने किताब में भी लिखी हैं, और यहाँ पे मैं आकलन भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप पे काफी विख्यात पॉडकास्ट है जिसे रोज लाखों लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक जो हमारे चीज हमें जिसमें सुधार करना चाहिए वो है डॉक्टरेट्स इन स्टेम, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? टेक्नोलॉजी बनाता है जो PhD या डॉक्टरेट्स होते हैं स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब ये जो लोग डॉक्टरेट करते हैं, PhD करते हैं स्टेम में, वो किसी भी देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या किसी भी देश के टेक्नोलॉजी बनाने में रीढ़ की हड्डी होते हैं, यानी कि सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा। अगर हम आंकड़े देखें
2019 में चीन के पास तकरीबन 40,000 डॉक्टरेट थे स्टेम के। अच्छा। अमेरिका के पास कम 29,000 थे और भारत के पास सिर्फ 700 थे। और 700 में से 70% भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी देशों में सेटल हो गए। अच्छा। यानी कि आज हम अगर वाकई में एक सक्षम और सार्थक देश बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो आने वाले समय के युद्ध होंगे वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होंगे। वो जमाने लग गए आरसू जी, जब पहले के युद्ध जैसे होते थे कि थल सेना वार करती थी, वायुसेना नौसेना मदद करती थी। अब युद्ध जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। अब युद्ध 6 डोमेन में होंगे, थल वायु जल, वो तो हम जानते हैं। 3 नई जो डोमेन्स हैं वो है साइबर यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष वॉरफेयर। ये जो 6 नई डोमेन्स आई हैं लड़ाई की, ये दुनिया की आने वाले युद्ध का कॉम्प्लेक्शन बदल देंगे। और इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपके दर्शक समझ सकेंगे मैं क्या कह रहा हूं। हम सारे जानते हैं पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया। लेकिन हम इससे बहुत ये नहीं जानते कि सुबह 6:30 बजे 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया तो 20 मिनट के लिए यानी कि सुबह 6:30 से 6:50 तक हमास ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, जो कि दुनिया के सबसे विख्यात सेना मानी जाती है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया। अच्छा। उसका नतीजा ये हुआ कि 20 मिनट तक इजराइल की सेना के कमांडर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सके। उन्हें यह नहीं पता चला कि 1000 से ज्यादा हमास का लड़ाकू इजराइल के 15 मील के अंदर आ चुका कत्लेआम करा, खून की नदियां मारा। अच्छा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब हम एक दूसरे मोबाइल पे बात करते हैं तो ये जो हमारी एयरवेव्स होती हैं वो एक स्पेक्ट्रम के थ्रू ट्रैवल करती हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये 2 हिस्सों में होता है, एक सिविल स्पेक्ट्रम, एक डिफेंस स्पेक्ट्रम। सिविल स्पेक्ट्रम में हमारे मोबाइल फोन चलते हैं, लेकिन जो डिफेंस स्पेक्ट्रम होता है उसमें सिविलियंस यूज नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ सेनाएं यूज कर सकती हैं। हमास ने क्या किया, 7 अक्टूबर को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जैम कर दिया। अच्छा। जिससे कि कमांडरों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो जब बातचीत नहीं होती है लड़ाई के वक्त, एक एक सेकंड की बातचीत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज लड़ाई इतनी डायनेमिक होती है कि कुछ पता नहीं होता कि अगले सेकंड में क्या होगा। तो वो जो उनकी सेना थी वो बिल्कुल तितर बितर हो गई, उन्हें पता नहीं चला। अच्छा। और जो हमास को वहां एडवांटेज मिला उस दिन, आज 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, वो युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये जो आने वाले, और साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ये चीज हमास ने अकेले नहीं की। अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज होती है। हमास की पूरी मदद चीन ने की। गाजा पट्टी में जितनी सुरंगें बनी हैं, 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, वो सारी चीन के निगरानी में बनी। अच्छा। तो चीन की जो माहिरता है वो मैं एक और आंकलन से बताना चाहूंगा। 2001 में अमेरिकी सेना ने फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाली लड़ाइयां जो होंगी उसमें ये सारी डोमेन्स में लड़ाई होंगी, जो 6 डोमेन मैंने बताई आपको। 2014 में चीनी सेना पीएलए ने अपनी सैनिक डॉक्ट्रिन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की सेना दुनिया के किसी कोने में किसी भी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। आरजू जी, आज हम 2024 में हैं। आज तक चीन के अलावा किसी देश ने दावा नहीं किया कि वो सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए सक्षम और सार्थक है। यानी कि अमेरिका तक ने नहीं दावा किया है कि हम इन 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे 195 देश जो दुनिया में, उसमें एक ही देश ने बोला हम तैयार हैं इन 6 डोमेन में लड़ने के लिए, वो है चीन। तो जहां तक चीन की बात है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आज दुनिया में 44 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें से चीन 37 में नंबर 1 है। तो ये जो आने वाले युद्ध होंगे ये बिल्कुल अलग होंगे। ये जो आने वाले युद्ध होंगे इसमें पहले नॉन काइनेटिक होगा, यानी कि पहले साइबर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमला किया जाएगा, और जब जिस देश पे हमला किया वो उसमें हड़बड़ाहट मच जाएगी, उसके बाद से थल सेना, वायु सेना, नौसेना आएंगे। और इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा साइबर वॉरफेयर का, कि साइबर वॉरफेयर का मतलब क्या है कि अचानक हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरनेट है काम नहीं कर रहा है, हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो जाएगा,
और तीसरा अंतरिक्ष वॉरफेयर या स्पेस वॉरफेयर में क्या होगा कि चीन जितनी भी जिस देश पे हमला करा उनकी जितनी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जितनी कम्युनिकेशन सब उनको वो अपने सैटेलाइट से बर्बाद कर देगा। और जब पूरे देश में तहलका मच जाएगा, हड़कंप मच जाएगी, तब चीन की थल सेना, वायुसेना, नौसेना आएगा, तब तक उनका जो काम है वो बहुत आसान कर दिया होगा इन 3 डोमेन ने, क्योंकि सारे जो सैनिक होंगे वो पूरे डिसएरे में होंगे, क्योंकि कोई कमांड कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो आने वाले युद्ध हैं ये बिल्कुल अलग होंगे जो अब तक हमने युद्ध देखे, और इसका एक हमने एग्जाम्पल जैसे बताया वो है इजराइल हमास का युद्ध। तो सर जैसे बात चल रही है, साइबर की बात चल रही है, इसमें क्योंकि जितना देखते हैं चाइना इस चीज में बहुत खुद को रखता है, क्योंकि चाइना की अगर बात करें उसकी डाटा कहीं बाहर नहीं जा रहा, उसकी डाटा इंफॉर्मेशन कहीं पे भी बाहर नहीं जा रही। जैसे हम फेसबुक की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, सब बाहर की अमेरिका की कंट्रीज हैं, बाहर के क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन चाइना ने खुद के ही सॉफ्टवेयर से डेवलप किए हुए हैं। इस चीज में इंडिया को कितना एक स्टेप लेना चाहिए? इंडिया को भी क्या अपना एक डाटा इंफॉर्मेशन जिसके उससे बाहर ना जाए, एक स्टेप लेना चाहिए, सारा अंदर ही रहे, जिससे आगे हमें कम से कम इस चीज में तो कोई प्रॉब्लम ना हो? आरजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे चीन ने अपना गूगल सर्च का सर्च इंजन बनाया है, उन्होंने व्हाट्सएप वाला कुछ बनाया है, ट्विटर का उन्होंने ऑल्टरनेटिव किया है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम हमारे पास टेक्नोलॉजिकली पढ़े लिखे लोग नहीं, जो है वो बाहर चले जाते हैं, जो हैं वो 70% बाहर चले गए, जो मैंने आंकड़े दिए आपको। अब आप देखिए, कुछ साल पहले एक कू ऐप बना था जो कि बोला गया कि ट्विटर का ऑल्टरनेटिव है, कू ऐप। आप कू ऐप को इस्तेमाल करिए, आप ट्विटर को इस्तेमाल करिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल। तो अगर हम चाहें भी कि हम मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो वो आदमी करेगा क्या, वो इंसान करेगा क्या? उसने अपना बिजनेस चलाना है, उसको ये ऐप से उसने अपनी कार्रवाइयां करनी है। जब वो देखेगा कि उस पे वो इफेक्ट नहीं आ रहा है, उस पे विजिबिलिटी नहीं आ रही है, तो उसके पास क्या ऑप्शन होगी? तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमें जो हमारे पीएचडी या स्टेम में डॉक्टरेट्स हैं उन्हें हमें भारत में रखना चाहिए, ताकि वो भारत के लिए काम करें। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा ज्यादा लगाना चाहिए। आज भारत का जो जीडीपी है, परसेंट ऑफ जीडीपी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है, वो सबसे नीचे वाले देशों में से हमारा सिर्फ 0.7% है जो हमारा जीडीपी जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक कि पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, चीजें कैसे बनेंगी? इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा। आज हम कहते हैं कि हमें चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने अपनी रेजिमेंट के लोग देखे चीन के हाथ मरते हुए। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं चीन की चीजें खरीदूं, लेकिन आप एक और चीज सोचिए, एक डिस्पैशनेट एंगल से 90% भारतीय नागरिक की मासिक आय 25,000 से कम है। और ये सारी स्टडीज के बेसिस पे मैं बोलता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ मैं सारे रीडिंग और रिसर्च के बाद बोलता हूँ। 90% भारतीय नागरिकों की आय 25,000 से कम है। अब जब वो भारतीय नागरिक बाजार जाता है सामान खरीदने के लिए, जिसकी आय मासिक आय 25,000 से कम है, वो नेचुरली स्वाभाविक तौर पे सबसे सस्ती चीज खरीदेगा। अब मार्केट में 10 में से 9 चीजें मेड इन चाइना है। अब वो चाहे भी वो करेगा क्या? उसे सस्ती चीज खरीदनी पड़ेगी जो कि मेड इन चाइना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो स्टील इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको वो स्टील देते हैं 3 महीने के क्रेडिट इनवॉइस पे। अच्छा। चीन की जो स्टील की कंपनियां हैं वो हमारे ठेकेदारों को देती हैं 1 साल के क्रेडिट इनवॉइस पे। अच्छा। तो अगर आप ठेकेदार हैं, आपने मुनाफा करना है, आप करेंगे क्या? जवाब सामने। बिल्कुल। चीन में जो स्टील का उत्पादन होता है उसका 31% भारत में भेजा जाता है। और इसी के साथ एक मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम सारे जानते हैं कि 15 जून 2020 को गलवान वैली हादसा हुआ, जिसमें 20 भारतीय सेना के सैनिक मारे गए चीन की सेना के हाथों। तब हमारा चीन के साथ व्यापार 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन ये विडंबना की बात और दुख की बात है कहते हुए
कि 2020 के बाद साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता गया और पिछले साल हमारा चीन का व्यापार 136.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। यानी कि हम जो भी चीन के साथ हर डॉलर का व्यापार कर रहे हैं उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में लगा रहा है और वही सेना कल हम पे हमला करेगी। अब यहाँ पे रोल आता है हमारे देश के व्यापारियों का। हमारे देश के व्यापारियों को कम मुनाफा बेशक मंजूर हो, लेकिन उन्हें मेक इन इंडिया करना चाहिए। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे सफल अभियान चलाए हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अब जो पूरा दायित्व है वो हमारे व्यापारियों पर है कि वो चीन से इंपोर्ट ना करें, वो मेक इन इंडिया बनाए। मुनाफा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन देश सुरक्षित हो, देश हित में हो। क्योंकि आज जो हो रहा है वो देश हित में नहीं है। जैसे मैंने बताया, जो भी डॉलर व्यापार हो रहा है उसका हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में लगा रहा है और वही सेना कल हम पे हमला करेगी। तो ये जो मेक इन इंडिया का नारा है, आत्मनिर्भर का नारा है, ये हमारे व्यापारियों को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को पूरी तरह से अमल करना चाहिए, उन्हें देश के अंदर बनाना चाहिए। हमें जापान से सबक को सीख लेनी चाहिए। जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिराए, कई दशकों तक जापान ने अमेरिका के साथ व्यापार नहीं किया और आज आप देखिए जापान कितना आगे हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग में। ये चीज हमें भी करनी चाहिए। हमारे में सारी नीतियां हैं, सरकार का सारा समर्थन है, बस अब हमारे व्यापारियों को करना चाहिए। जब हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे देश का एक हिस्सा, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अक्साई चीन। इसके ऊपर भारत का अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पोजीशन है? और चाइना के साथ अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक अक्साई चीन, इन मुद्दों को लेकर कितनी हम चाइना के साथ बात कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज रख सकते हैं? आरजू जी देखिए, जहां तक चीन और पाकिस्तान है, ये 2 ऐसे देश हैं जिन पे भारत को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान या चीन पे भरोसा किया, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा। ये दोनों देश एक ही भाषा समझते हैं, वो है कठिन और कठोर भाषा। यानी कि जितनी हमारी अच्छी सैनिक तैयारी होगी उतना इन देशों पे दबाव आएगा। बातचीत, डायलॉग, डिप्लोमेसी सब ठीक है, वो सब अपने जगह पे ठीक है, लेकिन असली जो ताकत है वो सैनिक तैयारी। देखिए, पिछले 5 साल में हमारा रक्षा बजट घटा है। जहां 5 साल पहले हमारा रक्षा बजट 2.4% ऑफ जीडीपी होता था, पिछले साल हमारा रक्षा बजट घट के 1.89% ऑफ जीडीपी हो गया। पिछले 9 साल में चीन का रक्षा बजट साल प्रति साल बढ़ा है। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी हो, उसने पिछले साल अपना रक्षा बजट को 15.1% को बढ़ाया है। तो ये जो इतने बड़े पैमाने पे रक्षा बजट पाकिस्तान चीन के बढ़ाए जा रहे हैं, ये किसके लिए? कोई मिलिट्री लक्ष्य है तभी? तो बहुत जरूरी है हमें अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना होगा। देखिए, बहुत शताब्दियों पहले चाणक्य ने कहा था, किसी भी देश की सैनिक ताकत उसकी तिजोरी से आती है। यानी कि चाणक्य कहने का मतलब बिल्कुल सही था, जब तक आप सेना को पैसा नहीं देंगे वो मजबूत नहीं होगी। मैं मानता हूं कि हम एक डेवलपिंग देश हैं, हमारे आगे बहुत सामाजिक चुनौतियां हैं, लेकिन आज हमारे सामने चॉइस है नेशनल सिक्योरिटी की या सामाजिक प्रोग्राम्स की। मेरी राय में तो सबसे ऊंचे दर पे नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। कुछ सामाजिक प्रोग्राम्स वेट कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी नहीं वेट कर सकती है, क्योंकि युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता है, कोई सिल्वर मेडलिस्ट नहीं होता युद्ध में। युद्ध में सिर्फ एक ही चीज होती है, कौन जीता है। तो बहुत जरूरी है आलू जी, सबसे पहले हमें अपना रक्षा बजट में इजाफा करना होगा, खासकर अगले 11 साल तक, जब तक ये युद्ध के बादल जो मैं कहता आया हूँ 2 फ्रंट वॉर के, ये खत्म नहीं होते हैं। और हमें कम से कम अगले 11 साल तक हमारा रक्षा बजट हर साल मिनिमम 3% करना होगा। दूसरी चीज जो मैंने शुरू में भी कही, हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। आज हम इंजन्स के लिए विदेशी देशों पे मोहताज हैं। अमेरिका हमें कहता है वो G414 इंजन देगा, लेकिन
6 महीने हो गए उसने अब तक नहीं दिए। हमें वो MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन देता है लेकिन उसकी तकनीक नहीं देता है। इजराइल हमें ड्रोन देता है लेकिन हमें उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देता, क्योंकि ताकत तो टेक्नोलॉजी में है। तो टेक्नोलॉजी हमारी कैसे बनेगी जब हमारे पास डॉक्टरेट्स होंगे स्टेम के, जो मैंने 2-3 बारी पहले उसको एक्सप्लेन। तीसरी चीज आरजू जी बहुत जरूरी है कि हमारे देश के अंदर जितने हम अंदरूनी तौर पे ताकतवर रहेंगे उतने हम सक्षम और सार्थक हैं एक्सटर्नल चुनौतियों को टैकल करने के। अगर हम आपस में बटे रहेंगे, हमारे पड़ोसी देशों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे महम मचाने का, यहाँ पे गड़बड़ी मचाने का। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा पंजाब। 1980 में जब एक पॉलिटिकल पार्टी पंजाब के चुनाव हारी, तो जो पार्टी सत्ता में आई, और मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, मैं सिर्फ एक डिफेंस एनालिस्ट हूं। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी हारी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, तो जो पार्टी हार गई थी वो सत्ता वाली पार्टी को हटाना चाहती थी, उन्होंने आतंकवादियों का सहारा दिया। अच्छा। और हम जानते हैं कि 15 साल तक पंजाब में खून की नदियां बही। मैं बच्चा था, मैं अपने रिश्तेदारों में पंजाब जाता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां के क्या हाल। लेकिन उस वक्त जब ये पंजाब में हो रहा था, पाकिस्तान पूरी तरह से समर्थन करा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जब घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो तो पड़ोसी उसका फायदा उठाते हैं। वही चीज पंजाब में हुई। 15 साल लगे वहां आतंकवाद खत्म करने के लिए। 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यानी कि बहुत जरूरी है इस वक्त हर भारतीय नागरिक को इकट्ठे रहने। हमारे मतभेद हजार हो सकते हैं, हमारी न्यायपालिका है, कोई किसको शिकवा है न्यायपालिका में चाहिए, लेकिन दिन रात हम एक दूसरे से लड़ेंगे, हम अपने आप को खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। और हमारे सामने देश हैं जहां पे ये चीजें आज उस हद पे पहुंच चुकी हैं, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, जहां पे आपसी मतभेद, आपसी चुनावी फायदे के लिए आज वो देश बिल्कुल टूट से हो चुके हैं। बेशक वैसे ना टूटे हों, लेकिन अंदरूनी तौर से टूट चुके हैं। तो ये तीसरा मैं पॉइंट कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है हम सारों को इकट्ठे रहने के लिए। हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी राज्य के हैं, उसके बाद हम किसी धर्म के हैं, लेकिन सबसे पहले हमें भारतीय हैं और हमें इस चीज पे फक्र होना चाहिए। और जब तक हम अंदरूनी तौर पे ताकतवर होंगे, कोई पड़ोसी मुल्क उसका नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। सर, जैसे हम घर के युद्ध की बात कर रहे हैं, घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो रिलीजन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रीजन की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सब चीजें चाइना में नजर नहीं आती। शी जिनपिंग के काफी सालों से वो वहाँ पे राज कर रहे हैं, उनके दौरान भी कभी उन्हें ये सब चीजें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या रीजन है, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, जो वो वहाँ पे ये सब चीजें होने देते ही नहीं है? आरजू जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं नमन और सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न का मैंने जवाब अपनी किताब में दिया है। अच्छा। और मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा। देखिए, आज चीन एक ताकतवर देश क्यों है, मैंने किताब में लिखा है, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, वहां पे एक ही राजनीतिक पार्टी है। अच्छा। तो वहां पे चुनाव का कोई वो नहीं है कि हर 5 साल बाद 4 साल बाद चुनाव होने। वहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी शख्स ने वहां राष्ट्रपति बनना है। लेकिन वो चीज बाकी किसी देश में नहीं हो सकती जहां पे 2 या मल्टी पार्टी है, जैसे भारत हो गया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, वहां नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो चीन में है वो है कि चीन में आप जिस भी धर्म के हैं, आप 4 दीवारी के अंदर अपने धर्म को प्रैक्टिस करें। अच्छा। वो 4 दीवारी के बाहर चीन धर्म को आने ही नहीं देता। और मेरी राय में चीन दुश्मन देश है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, भारतीय सेना। भारतीय सेना में लोग जो सैनिक होते हैं वो अलग अलग राज्य के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, लेकिन जब वहां काम होता है ना राज्य की बात होती, ना धर्म की बात होती। भारतीय सेना की हर यूनिट में, जैसे मेरी यूनिट, मैं बॉम्बे सैपर्स का हूं, मेरी यूनिट में 37% मराठे हैं या हिंदू हैं, 37% सिख हैं, 18% मुसलमान हैं और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। और मेरी यूनिट में एक सर्वधर्म स्थल है
एक ही छत के नीचे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। अच्छा। और जब मैं यूनिट में था, हर मंगलवार शाम को सर्व धर्म स्थल में मैं आरती अटेंड करता था। अच्छा जी। फ्राइडे दोपहर को नमाज के लिए जाता था हाँ जी। और संडे सुबेरे शब्द गुरबानी के लिए गुरुद्वारा या सर्व धर्म स्थल में हाँ जाता था। जी। आरजू जी, मैंने बचपन में 2-3 साल मैंने कैथलिक स्कूल में पढ़ा है। अच्छा। आज मेरे को फौज से रिटायर हुए 13 साल। जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थान के सामने से गुजरता हूँ, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मेरी आंखें अपने आप नमन से झुक जाती। तो जो मैंने बताया कि चीन ने धर्म को 4 दीवारी के अंदर रखा है, भारतीय सेना ने भी धर्म को 4 दीवारी के अंदर रखा है। अगर कमांडिंग ऑफिसर मुसलमान है, उसके जो जवान हिंदू हैं, कभी वो कमांडिंग ऑफिसर अपने धर्म को सामने नहीं आने देता है। अगर हिंदुओं को त्योहार है, वो कमांडिंग ऑफिसर बेशक मुस्लिम है या सिख है, वो सारे जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें वो हिस्सा लेता है। अच्छा। चाहे अगर कमांडिंग ऑफिसर हिंदू है और वो सिख लाइट इन्फेंट्री या सिख रेजिमेंट में जहां पे सारे ट्रूप्स सिख हैं, सिखों का कोई त्योहार होगा, वो हिंदू कमांडिंग ऑफिसर उनमें पूरा हिस्सा लेगा, जैसे बाकी ले रहे हैं वो हिस्सा लेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, धर्म बहुत जरूरी चीज है, उस हमें आस्था आती है, उस हमें ताकत आती है, लेकिन धर्म को हमें एक प्राइवेट अफेयर रखना चाहिए हमारे और अपने भगवान के बीच। हमारे कार्य में, हमारे ओपन पब्लिक लाइफ में अगर ज्यादा धर्म का इस्तेमाल होगा, उससे डिवीजन बढ़ती हैं। क्योंकि एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अगर 2 लोग हैं जो अलग अलग मजहब के हैं और उनकी दोस्ती 40-50 साल की है, अटूट दोस्ती है, लेकिन जिस दिन उन्होंने धर्म के बारे में डिस्कशन शुरू की, बहुत थोड़े समय में वो सिचुएशन आएगी जहां दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, दूसरों गाली गलौज करेंगे, मारने के उस पर आ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है चीन से ये सबक को सीख लेना कि धर्म को एक प्राइवेट अफेयर रखो। जैसे फौज में होता है, जो ऑफिशियल फंक्शन होते हैं जरूर उसमें चाहे कमांडिंग ऑफिसर हो या जनरल साहब हो, सारे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा डे टू डे कार्य में धर्म नहीं आता है। और तीसरी चीज जो मैंने किताब में लिखी है आपके प्रश्न के कंटिन्यूएशन में, कि चीन में पॉलिसीज और प्लान्स जो भी अनाउंस होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होते हैं। अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अच्छा। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होती है। अच्छा। वहां एक डर है कि अगर मेरे को इस चीज का इंचार्ज बनाया, मैंने इस टाइम में उसको इंप्लीमेंट करना है। इसका एक उदाहरण आपके दर्शकों को देना चाहता हूं। 2013 में 14 मार्च को जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बार, तब उन्हें पता चला कि दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक भी चीन की नहीं है। अच्छा। तो 2015 में उन्होंने वर्ल्ड क्लास 2.0 नामक पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 15 साल या 2030 तक कम से कम 2 चीन की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए विश्व के टॉप 500 में। अच्छा। ये इनका प्लान था। ठीक है। अब हुआ क्या, 8 साल के अंदर, यानी कि पिछले साल 2023 में चीन की 2 यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप 10 में आ गई। तो आप देखिए कि जो मैंने बताया कि जो पॉलिसीज प्लान्स हो, उन्हें एक टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी, फिर हम भूल गए और फिर हमें 20 साल बाद याद आया, तब तक तो बहुत वही। तो ये जो 3 चीजें, मैं आपके जो प्रश्न था ये मैंने अपनी किताब में काफी डिटेल से लिखी है। तो ये बहुत जरूरी है, तभी हम और ताकतवर बन पाएंगे जो हम बाकी देशों को आज देख रहे हैं। तो मतलब कि धर्म को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस मत बनने दीजिए। तो सर, कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं। पहले तो हम इसको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे कि कैलाश मानसरोवर क्योंकि भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना ने नेपाल को अलाउड किया हुआ है, लेकिन इंडियंस को अलाउड नहीं है। और हमारा गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है इस चीज को लेकर के, और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। हाँ जी अर्जुन जी, देखिए जो कैलाश मानसरोवर है वो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी एक आस्था का जगह है, और
2020 से पहले, जब से ये गलवान वैली हादसे से पहले, वहाँ हमारे हर साल कई श्रद्धालु जाते थे वहाँ पे। नेपाल की बात है, नेपाल तो एक ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन 2020 के बाद जब ये तनाव हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद चीन ने क्या किया कि भारत के श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी। नेपाल के तो वहाँ अब भी जाते हैं, लेकिन 4-4.5 साल तक चीन और भारत में काफी तनाव रहा, और इसी साल 21 अक्टूबर को हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अनाउंस किया कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उसके बाद चीन और भारत में तनाव कम होना शुरू हो गया। और जैसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई पिछले हफ्ते ही कि भारत सरकार ने चीन को बोला है कि ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा ये दोबारा शुरू की जाए। ये टॉक्स एडवांस स्टेज में, और मेरे को लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए चीन के लिए एक बहुत बड़ा इनकम भी है ये, क्योंकि आप टूरिस्ट के तौर, रिलीजियस टूरिज्म के तौर पे लीजिए, जब इतने लाखों श्रद्धालु वहां जाएंगे तो ऑब्वियसली चीन को फाइनेंशियल फायदा तो होगा। और ये क्योंकि ये हमारे लिए एक प्राथमिकता भी है, क्योंकि हमारे बहुत आस्था वाली जगह है, तो भारत सरकार इस पे बहुत काम कर रही है, और ये एडवांस स्टेजेस में, और शायद कभी भी इसके बारे में ऐलान किया जा सकता है। खासकर मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि भारत और चीन का डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हो गया है, तो जो तनाव 4.5 साल तक रहा वो अब नहीं है। तो ये चीज टॉप प्रायोरिटी पे है इसके होने। तो सर आपको कोई बार्गेनिंग इसमें नजर आती है, क्योंकि जितने हम डिप्लोमेटिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंट्रीज के बीच में बार्गेनिंग पर ही काम चलता है, तो आपको कुछ नजर आता है कि कुछ ना कुछ बार्गेनिंग हुई है इस चीज में भी? देखिए बार्गेनिंग एज सच तो मेरी नजरिए में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में है नहीं। लेकिन जो मेरा आंकलन है कि चीन अचानक कैसे मान गया डिसएंगेजमेंट के लिए। देखिए चीन इसलिए माना है क्योंकि चीन का जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान, जो कि 2027 में उसने ताइवान पे हमला करना है। जैसे हर पाकिस्तानी के लिए एक नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तानी सोता है उठता है वो जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ये हकीकत है। वैसे ही चीन का नागरिक सोता है उठता है वो ताइवान के बारे में सोचता है। और मैंने अपनी किताब में भी इसका डिटेल में आंकलन किया है कि चीन के लिए जो पहला और प्राथमिक सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान, जो कि 2027 में वो ताइवान पे हमला करेगा। अब चीन चाहता नहीं है कि उसका जो अटेंशन है या उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो टू फ्रंट पे हो, चीन और उसके वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर। और खास करके जब से अभी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल एंटी चाइना है, तो चीन अब कोई चांस ही लेना चाहता, इसलिए चीन अब आस्ता आस्ता भारत की तरफ नरमी दिखा रहा है। लेकिन यहां मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा, ये जो चीन की नरमी है भारत की तरफ, ये एक पाखंड है, दिखावा है। दिखावा इसलिए क्योंकि उसका पहले सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो 2027 में हमला करेगा, 2029 में स्पार्टे आइलैंड्स पे हमला करेगा, और तीसरा उसका सैनिक लक्ष्य है टू फ्रंट वॉर, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया। तो ये जो टाइम चीन गेन कर रहा है ये सिर्फ अपने प्राथमिक सैनिक लक्ष्य के लिए कर रहा है। जहां तक हम हैं एज अ देश, हमें अपनी सैनिक तैयारी लगातार रखनी चाहिए जो ऑलरेडी है, और हमें उस पर कोई ढील नहीं देनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर बना था, बातचीत करके ये चला है, तो क्या बातचीत करके डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैलाश मानसरोवर के लिए भी ओपन हो सकते हैं गेट्स? अर्जुन जी देखिए दुनिया में हर चीज संभव है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री की इक्वेशन सॉल्व करते थे, पहली बार कोई इक्वेशन देखते थे हमें लगता था तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करने बैठते थे तो इतनी कठिन से कठिन इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते थे। सिमिलरली जब करतारपुर कॉरिडोर की अनुमति पाकिस्तान ने दी, उससे पहले कभी लगता नहीं था कि हमारे सिख श्रद्धालु 4.5 किलोमीटर पाकिस्तान की धरती के अंदर जाएंगे और करतारपुर विजिट करेंगे, लेकिन वो संभव हुआ भारत सरकार के प्रयास की वजह से, और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो ये भी जो कैलाश मानसरोवर का कॉरिडोर है आज बेशक ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन इसकी संभावना रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां तक भारत सरकार है वो इन प्रयासों पे लगी हुई है। जहां तक चीन की बात है, चीन भी ऐसा कुछ करना चाहेगी दिखाने के लिए कि भाई हमारी भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर करके दुनिया को दिखाया कि हमारी भारत की तरफ कोई दुश्मनी नहीं है। हकीकत क्या हम सारे जानते हैं, लेकिन उनका फेस ऑफ इट उन्होंने एक चीज दुनिया को दिखाने के लिए कर दी। तो ये भी हो सकता है, और ये मैं कहूंगा अगर ये होता है
तो ये चीन के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जब होता है, वो एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर होता है। वो देशों का जो कड़कपन होता है उसको खत्म करने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो यस, मेरे को लगता है कि आज की तारीख में बेशक ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में डेफिनेटली। सर, जैसे हम बात करते आए हैं चाइना, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, क्योंकि काफी सालों से नजर आ रहा है, पिछले कुछ सालों से इनके रिलेशनशिप्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली नेपाल से इतनी थी नहीं उम्मीद, पर नेपाल और चाइना के रिलेशनशिप्स काफी सालों से नजर आ रहे हैं, अच्छे हैं। तो इन रिलेशनशिप्स का जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडिया पे इफेक्ट तो पड़ेगा, पर एक अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पैक्ट आपको नजर आने लगा है कि अभी हो ही चुका है स्टार्ट इम्पैक्ट आना? देखिए आरजू जी, इम्पैक्ट तो बहुत हो चुका। हम बहुत दशकों से सुनते आए थे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब चाइना भारत को समुद्री रास्ते से घेरने की तैयारी कर रहा था। अब पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चीन के कब्जे में है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन के कब्जे में है। पिछले साल 20 मार्च 2023 को चीन ने कॉक्स बाजार नेवल अड्डा बनाया बांग्लादेश में, जहां मैंने आपको पहले बताया आज की तारीख में 2 पनडुब्बियां चीन की तैनात हैं। यही नहीं, मालदीव्स में लामू अटॉल है जहां पे चीन की सेना की गतिविधियां देखी गई हैं। कायफुक्यू द्वीप है जो म्यांमार का है, वहां पे चीन की सेना की गतिविधियां देखी गई। यानी कि समुद्री रास्ते से चीन की प्लानिंग भारत को घेरने की पूरी हो चुकी है। अब हम लैंड बॉर्डर पे आए। पाकिस्तान चीन की जिस तरह से दोस्ती चल रही है, जो कि शी जिनपिंग ने 20 अप्रैल 2015 को कहा था एक लेख में कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समुद्र से गहरी और शहद से मीठी है। ये हमें दिख रहा है किस तरह से दोनों देश आज एलएसी और एलओसी जो हैं, जो भारत के बॉर्डर हैं पाकिस्तान चीन के साथ, वो एलएसी एलओसी ऑलमोस्ट एक हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन की सेना की बहुत आपसी कोऑपरेशन है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये तो है चीन का जो पूरा प्लानिंग है भारत को समुद्री रास्ते से घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और लैंड से घेरने की, जो मैंने एलओसी का बताया। अब इसको करने के लिए चीन क्या साथ साथ करता है? सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा। यानी कि जिस जमीन को वो हथियाना चाहता है वो एक बारी वो पंजा नहीं मारता, वो आसादा छोटे छोटे टुकड़े लेता रहता है। अच्छा। उसके बाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब कि बातचीत के जरिए, मतलब सैनिक के जरिए नहीं, बयान प्रति बयान होते हैं। कुछ समय बाद कई देश कहते हैं छोड़ यार, 5-10 स्क्वायर किलोमीटर ही तो गया है। अच्छा। और चीन को फायदा हो जाता है। यही चीज उसने वियतनाम के साथ की। ये चीज चीन के 14 पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ उसका लैंड बॉर्डर है। अच्छा। और उसने सबके साथ ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी की है। कई देश तो बोल ही नहीं पाए, बहुत छोटे देश थे, वो चीन के ताकतवर के सामने क्या बोलते हैं। यही चीज उसने भारत के साथ कई बार की, भारत ने उसका जवाब दिया। हमने देखा कि पिछले साल दिसंबर यांगसे में चीन ने कोशिश की, हमने उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें वापस जाना पड़ा। तो ये चीन की एक स्ट्रैटेजी है। देखिए चीन की स्ट्रैटेजी इसका एक पहलू बताना चाहूंगा। चीन जो भी चाहता है उसे वो पब्लिक डोमेन में लिख के डालता है। उनकी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। यहां मेरा एक पॉइंट है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए, ताकि सबको पता हो, सरकारी एजेंसियों को, सेना को, कॉरपोरेट्स को, आम नागरिक को, हमारा दुश्मन कौन है। क्योंकि सारों को इकट्ठे लड़के युद्ध लड़ना है। ये युद्ध लड़ना सिर्फ भारत सेना की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे भारत की जिम्मेवारी। और भारत की जिम्मेवारी तब होगी जब सबको पता होगा कि हमारे दुश्मन क्या हैं, हमारे सैनिक लक्ष्य क्या हैं। ये चीन ने किया हुआ है, पाकिस्तान में किया हुआ है, अब समय आ चुका है हमें अब करने। सर जैसे आपने बात की है कि चाइना क्या करता है, जमीन को हड़पने की कोशिश करता है। यही चीज उसने तिब्बत में की है, यही चीज जैसे आपने बताया बाकी कंट्रीज के साथ भी की है। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों चाइना ऐसा करता है, रीजन क्या है? आलू जी, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी मैंने अपने किताब में काफी कवर किया है। देखिए
सेना में क्या होता है, भारतीय सेना में जब भी कोई ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन होता है, हाँ जी। सबसे पहले टेरेन एनालिसिस होता है या टोपोग्राफी या ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि हाँ जब जी। तक आप जमीन को नहीं समझोगे हम्म, आप आगे का ऑपरेशन नहीं ठीक तरह से करेंगे। प्लान नहीं कर पाओगे, हम्म, वहां एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। हम्म, 1949 में जब चीन में गृह युद्ध खत्म हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट जो थे वामपंथी वो जीते और हम्म, कुओमिंतांग को हार के ताइवान जाना पड़ा, हाँ जी। जगह तब नाम फॉर्मोसा था। 1949 में चीन बहुत छोटा देश था साइज में, हम्म, तब ना उसके पास तिब्बत था ना उसके पास जिंजियांग था। बिल्कुल। तब 1949 में तिब्बत भी आजाद देश था और जिंजियान आजाद देश था, जिसका नाम था ईस्ट तुर्किस्तान। लेकिन चीन की एक और खासियत है, हालांकि दुश्मन देश है, कि चीन बहुत दशकों आगे की प्लानिंग करता है। अच्छा। तब माओ जेडोंग ने कहा था कि चाइना के पास पाम एंड 5 फिंगर्स होना चाहिए। पाम से मतलब हथेली से मतलब तिब्बत, और 5 फिंगर्स या 5 उंगलियों से मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल। अच्छा। अब माओ जेडोंग ने क्यों कहा कि तिब्बत होना चाहिए चीन के पास? क्योंकि अगर हम चीन का नक्शा देखें आरजू जी, चीन के उत्तर में, नॉर्थ में रेगिस्तान है, चीन के पश्चिम में ऊंची पहाड़ियां हैं, चीन के दक्षिण में घने जंगल है, और चीन के पूर्व में 14,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। अच्छा। और चीन के 90% आबादी और चीन के सारे मुख्य शहर चीन के पूर्वी हिस्से में, ईस्ट में रहते हैं। अच्छा। अब जो ये बड़ी आबादी ईस्ट में रहती है, उनको पानी कहां से आता है? तिब्बत से आता है। तिब्बत दुनिया का वाटर टैंक कहा जाता है। एशिया में जो 8 बड़ी नदियां हैं वो तिब्बत प्लेटू से शुरू होती है, ब्रह्मपुत्र मिला के जो भारत में आती है। अब चीन को तब एहसास हुआ कि हमारा जो पूरे लोग हैं उनको पानी तिब्बत से आएगा, और तिब्बत और हमारी अगर अनबन हो गई तो कल तिब्बत हमें पानी नहीं देगा, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ समुंदर है। तो उन्होंने सबसे पहले तिब्बत पे कब्जा किया। अच्छा। और तब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की बहुत बड़ी भूल हुई, ब्लंडर हुआ कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। आज उन्होंने तब अगर विरोध किया होता, आज चीन इतना बड़ा और ताकतवर नहीं होता। तो चीन ने पहले तिब्बत पे कब्जा किया, फिर चीन को एहसास हुआ कि तिब्बत पे, क्योंकि सारा पानी का सोर्स वही है, अगर तिब्बत पे हमला होता है तो उसके लिए फिर दिक्कत हो सकती है। उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान पे फिर हमला किया। अच्छा। ताकि तिब्बत पे कोई हमला ना कर सके, हमारा पानी जो है वो सेफ हो। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफी थी उसने डिक्टेट किया कि चीन के जो सैनिक लक्ष्य हैं वो कैसे बढ़े, क्लियर है, और वो एक एक करके अपने ये जमीनों को अपने कब्जे में करता गया, अपने आप को वो सिक्योर बनाता गया। और जो दुनिया की तब की बड़ी ताकतें थी, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ये सारे चुप रहे, और जो वो तब चुप रहे उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत। सर, चाइना की जैसे हमने पावर की बात की है, तो चाइना हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। अब हम अगर नेचुरल मिनरल्स की बात करें, क्योंकि ये भी एक देश की स्ट्रेंथ होती है नेचुरल मिनरल्स से, तो चाइना में काफी सारे मिलते हैं। तो जैसे उसने बैन किया है अभी अमेरिका को, अमेरिका नहीं ले सकता, तो इसको आप किस तरह से देखते हो? अर्जुन जी देखिए, आज जो हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या बड़े से बड़े अंतरिक्ष यान जो जा रहे हैं, सब में चिप्स लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और चिप्स अधिकतर बनते हैं ताइवान में और नंबर 2 चीन में। अच्छा। और चीन का प्लान है 2030 तक वो ताइवान को बीट करे और नंबर 1 देश बन जाए चिप्स बनाने में। अच्छा। अब चिप्स बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये हर देश में नहीं पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा चीन में पाए जाते हैं, जिंजियांग और तिब्बत इलाके में। तो उसका एक और एंगल है जो उन्होंने दोनों देशों में कब्जा किया। अब क्या हुआ कि 2018 में जापान का एक युद्धपोत था और चीन के कुछ युद्धपोत थे, उनके बीच में थोड़ा अनबन हुई और चीन के कुछ सैनिकों को जापान की नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। तो चीन ने फौरन
जापान को रेयर अर्थ देने से मना कर दिया। अच्छा। और जापान घुटनों पे आ गया, उसे रेयर अर्थ चाहिए थे, उसने चीन के सैनिकों को छोड़ दिया और उसने रेयर अर्थ लेने शुरू कर दिए। ठीक है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्होंने दो बड़े बयान दिए। एक बयान दिया कि अगर चीन अमेरिका में मेक्सिको के थ्रू ड्रग्स भेजेगा तो मैं चीन के प्रोडक्ट्स पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद बयान दिया कि अगर ब्रिक्स के जो देश हैं जिसमें चीन भारत है, अगर ब्रिक्स के देश डॉलर को डी डॉलराइज करने की बात करते हैं, डॉलर को हटाने की बात करते हैं, तो मैं ब्रिक्स के देशों पे 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब जैसे ये दो बयान आए, चीन ने ऑर्डर निकाल दिया कि हम अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। उसके बाद ट्रंप ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। यानी कहने का मतलब है, देखिए चीन हर उस चीज को इस्तेमाल करता है हथियार बना के जो कि हथियार बन सकती है। हथियार सिर्फ तोपें, बारूदें, गोलाबारी नहीं रही हैं। आज हर चीज हथियार है, चाहे पानी हो जिसका मैंने आपको बताया, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो। चीन हर उस चीज को हथियार बनाता है जो कि जरूरत है और जो आम देश सोच भी नहीं सकता है। हम इंसानियत के तौर पे कहते हैं नहीं हम इसकी मदद करते हैं, कोई बात नहीं, हमारे अनबन रहेंगे, लेकिन चीन ऐसा नहीं देखता। ठीक है सर, कश्मीर पे चलते हैं। सर आपको भी जाना हुआ है आपका कश्मीर? हाँ, मैं 2 साल वहाँ पोस्टेड था। अच्छा। मैंने बचपन में कई महीने वहाँ बताए, मेरे नाना जी वहाँ पोस्टेड थे, और फिर जब मैं अफसर बना तो मैं 2 साल जम्मू कश्मीर में पटन नामक जगह है जो बारामूला के पास है, जहाँ पे सबसे अधिकतम मिलिटेंसी टेररिज्म होता है। एक ट्रायंगल है। अच्छा। जिसे पटन, बारामूला और सोपोर, ये अगर आप मैप पे देखेंगे ये एक ट्रायंगल है जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलिटेंसी होती है। अच्छा। तो मैं पटन में मैं पोस्टेड था। सर तब के और आज के कश्मीर में कुछ चेंज नजर आता है आपको? जमीन आसमान। अच्छा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा आरजू जी। जब मैं अपनी रेजिमेंट में था पटन में, तो कई दिन तक हमारी सेना की कॉन्वॉय सड़कों पे नहीं चल पाती थी क्योंकि वहां पत्थरबाज इतने होते थे। कई दिन तक हम अपने कैंप के अंदर ही रहते थे। और आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है। कोई पत्थरबाजी नहीं है वहां पे। रेस्टोरेंट रात के 2 बजे तक खुलते हैं, वहां पिक्चर हॉल खुल गए हैं, और पिछले साल रिकॉर्ड 2 करोड़ 2 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर गए हैं। तो इससे बड़ा सबूत क्या मैं दे सकता हूं आरजू जी कि जम्मू कश्मीर में कितना फर्क आया है। मैंने बताया जब मैं वहां 2009-10 में पोस्टेड था और ये आज हम 2024 की बात करें। तो जैसे वहां पे अभी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस का कितना चेंज आपको लगता है फर्क पड़ेगा वहां के जो यूथ हैं, वहां के जो लोग हैं उन पर? अर्जुन जी देखिए, कोई भी इलेक्शन का फर्क पड़ता है जब वो चुनी हुई हों, उनके अंदर ऑनेस्टी ऑफ पर्पस हो, जब वो अपने राज्य को तरक्की के तौर के रास्ते पे लेके जाना चाहें, जब वो अपनी सत्ता के बारे में नहीं सोचें, वो पहले सोचें कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये अब वक्त बताएगा, क्योंकि जिन हालातों से जम्मू कश्मीर गुजरा, जब वहां पे इतना कत्लेआम होता था, वहां पे आदमी नॉर्मल टाइम पे जाने को डरता था। जैसे मैंने बताया पिछले साल 2 करोड़ 2 लाख पर्यटक गए हैं, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो अब ये वहां की राज्य सरकार के ऊपर है कि वो अगले 5 साल अपना मैंडेट जो उन्हें मिला है वो कैसे जम्मू कश्मीर किस रास्ते पे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, आगे। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा, देखिए जैसे इंसान जब चलता है या तो वो आगे देख के चल सकता है या पीछे देख के चल सकता है। बिल्कुल सर। अगर वो पीछे देख के चल सकता है उसकी गति बहुत धीमी होती है, जो आगे देख के चलता है बहुत स्पीड से चल सकता है। तो चॉइस, जैसे हमारी जिंदगी में हम किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, हमारी तालीम जितनी भी रही हो, हम सफलता के दौर पे जब चलते हैं तो हम क्या आगे देख के चलते हैं, पीछे देख के चलते हैं? वैसे ही राज्यों पे, वैसी देशों पे है। तो ये अब सब कुछ उन पे निर्भर है। ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया कि हाल फिलहाल में वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो क्या डेवलपमेंट कश्मीर का नक्शा बदल सकती है, और क्या सिर्फ डेवलपमेंट वहाँ कश्मीर का नक्शा बदलने के लिए, कश्मीर को चेंज करने के लिए काफी रहेगी? बिल्कुल आशु जी, देखिए डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज होती है उन भटके हुए लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए, उन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं आतंकवाद, उनको ट्रैक पे लाने के लिए। क्योंकि देखिए ये
इंसान की एक फितरत होती है कि वो तरक्की करना चाहता है, बिल्कुल। वो खुश रहना चाहता है, वो खुशहाली जिंदगी देखना चाहता है। हम सारे क्यों क्यों मेहनत करते हैं? हम्म, हम सारे मेहनत इसलिए करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को आज से कल में बेहतर बनाना चाहते हैं। हम्म, तो ये जो है, इसको अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, हम्म, जो सरकारी स्कीम्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों की जो आशाएं हैं, आशंकाएं हैं, उन पे ध्यान दिया जाए, तो बिल्कुल ये जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ये जम्मू कश्मीर को पूरी तरह बदल सकता है। और इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए, जैसे मैंने बताया, जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में इतने पर्यटक गए, वहाँ रेस्टोरेंट खुल गए हाँ हैं, जी। पिक्चर हॉल खुल गए हैं। आप दूसरी साइड देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ दिन रात दंगे होते हैं, दिन रात प्रदर्शन होते हैं। चित्रल नामक एक जगह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वहां पे कुछ हफ्ते पहले आटा 1200 रुपए पाकिस्तानी रुपए पर किलो के हिसाब से बिका। हम्म, तो ये बिल्कुल एक सिंपल कंपैरिजन है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हालात है और जम्मू कश्मीर में क्या हालात है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो इंडिया का ही हिस्सा है, हम तो भारत का ही समान वो है भी, लेकिन पाकिस्तान उस पर कैसे अपना कब्जा करके बैठा हुआ है? देखिए सर, हमें तो इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 1947 में आज़ादी हुई भारत की और पाकिस्तान नए देश पे उतरा, हम्म, तब जो ब्रिटिशर्स थे हम्म, उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्य हम्म, पाकिस्तान या भारत में विलय नहीं होना चाहते हैं वो आज़ाद रह सकते हैं। अच्छा। तो जम्मू कश्मीर के तब महाराजा थे महाराजा हरी सिंह। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं भारत में जाऊंगा, मैं एक स्वतंत्र देश के तौर पर रहूंगा। तो वो दोनों देशों में विलय नहीं हुए, वो स्वतंत्र है। अब 14 को पाकिस्तान नया देश बना, हाँ जी। 1947 हाँ। को, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हम्म, 16 अगस्त 1947 को हम्म, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग प्लान करना शुरू किया। अटैक ऑन देखिए, देश बनने के 2 दिन के बाद उन्होंने प्लान करना शुरू किया। हम्म, उनका प्लान था जम्मू कश्मीर पे कब्जा, कब्जा करना, और उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक कर दिया, और वो श्रीनगर से हम्म, बारामुल्ला, जो मैंने बताया हाँ जी। पटन बारामुल्ला सोपोर, वो बारामुल्ला पहुंच गए थे। हम्म, और आराम से पहुंच गए। उन्हें कोई, क्योंकि जो तब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश था, उनकी अपनी सेना बहुत छोटी थी, हम्म, तो जो वो छोटी सेना ने कोशिश की वो नाकाम रही और वो आराम से बारामुल्ला पहुंच गए। अब जब बारामुल्ला पहुंचे, हम्म, उन्हें लगा अब श्रीनगर तो महज 26 किलोमीटर दूर है, हम्म, ये तो हम कभी भी पहुंच जाएंगे। हाँ, तो वहां जितने ये पाकिस्तानी लोग थे, हम्म, कुछ उनके सैनिक थे सिविल ड्रेस में और कुछ सिविलियन, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने बारामुल्ला में लूटना शुरू कर दिया दुकानों को और औरतों का बलात्कार करना हाँ शुरू जी। कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि बारामुल्ला में वो वहां ज्यादा देर तक अटक गए। अब जब महाराजा हरी सिंह जो श्रीनगर में थे, जब उन्हें ये खबर मिली कि ये बारामुल्ला तक पहुंच गया और सिर्फ 26 किलोमीटर है दूर, तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी सेना भेजिए। तो भारत ने कहा हम सेना तो भेजेंगे, लेकिन पहले एक शर्त है कि आपको विलय होना पड़ेगा भारत में। तो उन्होंने साइन किया, और 22 अक्टूबर 1947 को वो एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, और 27 अक्टूबर को भारतीय एयरफोर्स का पहला दस्ता भारतीय सेना की टुकड़ी को लेकर श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया, और तुरंत वो बारामुल्ला गए। उसके बाद वो उनके साथ लड़ाई हुई और उनको पीछे धकेलते गए। अब जब उरी तक पहुंच गए, तो भारत से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने बुक में लिखी, ब्लंडर हुआ कि भारत संयुक्त राष्ट्र में चला गया। ठीक है। और तब उस वक्त गया जब भारतीय सेना को बढ़त मिल रही थी, हम उनको धकेल रहे थे, विजय हमारे बस थोड़ा कोस दूर थी, हम उरी तक इनको धकेलते गए, और तब हमने ये गलती, और संयुक्त राष्ट्र बीच में आ गया, उन्होंने वो सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दी। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जो जहां पर है उतना हिस्सा उनका। तो उरी के, मैं उरी गया हूं, मैं बता सकता हूं, उरी के आगे एक कमान अमन सेतु है, वो ब्रिज है, ब्रिज को पार, वो जो ब्रिज है, आधा ब्रिज भारत में है, आधा ब्रिज पाकिस्तान में, और उस आधे ब्रिज के आगे पाकिस्तान है, आधे ब्रिज के इस साइड भारत है। तो ये हुआ, अगर हम तब संयुक्त राष्ट्र नहीं जाते
आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। वहाँ के लोगों का, क्योंकि आपने बताया कि जैसे आप जा चुके हो वहाँ के लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया और या पाकिस्तान को लेकर? जम्मू कश्मीर में हाँ जी। देखिए, पहले तो वहाँ के कई लोग थे जो कि भारत के बहुत खिलाफ थे, हम्म लेकिन अब आस्ता आस्ता वो चीज़ें बदल रही हैं, हम्म क्योंकि अब वो विकास देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम भी एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, पिक्चर हॉल हैं, रेस्टोरेंट 2-2 बजे तक खुले होते हैं, जो आपको दिल्ली में मिलता है खाने-पीने का सब वहाँ मिलता है, हम्म डेवलपमेंट वहाँ आ रही है, नौकरियाँ दी जा रही हैं। तो जब वो अब खुशहाली देख रहे हैं, हम्म तो उन लोगों में जिनमें नज़रिया भारत के खिलाफ था, वो अब बदल बदल रहा गया। है। काफ़ी काफ़ी चेंज आ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। हमारी गवर्नमेंट के भारत के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कश्मीर को लेकर के? फ्यूचर प्लान्स। देखिए, भारत सरकार के फ्यूचर प्लान तो बिल्कुल क्लियर हैं जम्मू कश्मीर को लेके कि हाँ। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। हम्म जो भी वहाँ राज्य सरकार को, जो भी एलजी साहब को वहाँ मदद चाहिए, केंद्र सरकार हमेशा देती भी आई है और आगे भी देगी। हम्म हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, हमारे लिए सारे स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है, लेकिन बॉर्डर स्टेट्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स की इम्प्लीकेशंस अलग हो हाँ जाती जी, हैं। तो हाँ जी। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, पूरा सपोर्ट है, और अगर आप मीडिया रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, ऐसा कभी भारत सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है नहीं कि किया। ये इस राज्य को ज़्यादा मदद करें, उनको कम हम्म, करेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक लेट डाउन पॉलिसीज है जिसके हिसाब से सारी सपोर्ट दी जाती है, और किसी राज्य को अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट दी, जैसे अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई हाँ जी। और इमीडिएटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया वहां के मुख्यमंत्री को और कहा कि आपको जो मदद चाहिए आप बताइए, हम देंगे। तो जहां तक भारत सरकार की बात है, पूरे क्लियर है। पूरा क्लियर है, ठीक है कोई कोई भेदभाव नहीं। ठीक है सर, एज अ आर्मी ऑफिसर आप क्या एक एडवाइस, एक मैसेज यूथ जनरेशन को, क्योंकि यूथ पर ही हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, उनको क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं भारत के यूथ को 2 मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले, भारत के हर नियम का पालन करें, हाँ जी। भारत के हर लॉ का, हर रेगुलेशन का पालन करें। अगर रोड पे रेड लाइट है, वेट करिए, कोई बात नहीं, आप 5 सेकंड लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन रूल्स मत तोड़िए। चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे हेलमेट पहनना हो, चाहे सीट बेल्ट पहनना हो, जो भी रूल्स हो, आप रूल का पालन करिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए। कोई भी मतभेद हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम दूसरे राज्य के हैं, बाद में हम किसी मजहब के, पहले हम भारतीय हैं। जब तक हम में पहले भारतीय होने का वो फक्र, वो गौरव नहीं आएगा, हमारे दुश्मन देश हमें बांटते रहेंगे, हमारे लोग हमें बांटते रहेंगे। ये आपके और मेरे पे निर्भर है कि हम इकट्ठे कैसे रहें, और जिस दिन हम इकट्ठे रहेंगे, हम और ताकतवर होंगे, हमें कोई बांट नहीं पाएगा। और अगर आप जो भी देश सफल हुए हैं, उनका अगर आप एग्जाम्पल देखिए, तो वहां पे सबसे पहली चीज जो आई है, जो मैंने बताया, वो है नियमों का पालन करना, और दूसरा आपस में एकजुटता। सो आप यहाँ तक आए एंड आपने मतलब आपका, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आशा करते हैं कि आगे भी आपके साथ ऐसे ही पॉडकास्ट करने को मिलेगा। और जय श्री कृष्ण सर, जय हिंद। धन्यवाद आजू जी, मेरा बहुत ही धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया अपने विचार रखने के लिए, और मैं नमन और सलाम आपको आपके पॉडकास्ट को करना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल मेरे को दिल खोल के बोलने दिया, आपने कोई नैरेटिव सेटिंग नहीं की, आपने कोई मेरे लिए डूज एंड डोंट्स नहीं रखे, आपने मेरे को बोलने दिया जो मैं चाहता था। मेरा दिल से धन्यवाद। मैं आपके पॉडकास्ट को, आपको सफलता की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको और आपके पॉडकास्ट को बहुत सफलता मिले। जय हिंद। जय हिंद सर। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा, ऑब्वियसली आपको आज का पॉडकास्ट जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भारतीय हो, और भारतीय हो तो आपको आज का पॉडकास्ट ऑब्वियसली पसंद आया होगा। तो आज के पॉडकास्ट को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।